आप एल्डर माणिक हो तो तुम हो आकर्ष? उधम सिंह ने कमरे में प्रवेश करते ही आकर्ष की तरफ देखते हुए पूछा। फिर उसकी नजर आचार्य माणिक पर पड़ी। उनके सादे पहनावे की वजह से उसे लगा कि वह कोई साधारण इंसान ही है। तब उसकी नजर वापस आकर्ष की तरफ घूम गई। तुम्हारी प्रतिभा काफी अच्छी है, पर समझने की क्षमता तो उससे भी बेहतर है। ऐसी योग्यता के साथ अगर तुम खत्री परिवार में शामिल हो जाते तो तुम्हें बहुत लाभ मिलता। अफसोस तुमने हमारा निमंत्रण ठुकरा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने हमारे परिवार के कई लोगों को भी मार डाला। आज उन सब का हिसाब होगा। कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो। खत्री परिवार मरने वाले की हर इच्छा पूरी करता है, उधम सिंह ने अपनी आंखों में कत्ल का भाव लाते हुए कहा। उसने कमरे में प्रवेश करते ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति से आकर्ष और उसके पास बैठे बूढ़े व्यक्ति की जांच कर ली थी। जब उसे पता चला कि आकर्ष केवल एक मध्य स्तरीय देव है और उसके साथ बैठा बूढ़ा केवल एक परम स्तरीय देव है, तो उसकी सारी चिंताएं दूर हो गईं। उनके द्वारा स्थापित दो देवजालों के रहते मध्य स्तरीय देव और परम स्तरीय देव तो दूर, एक राजदेव मंडल के परम स्तर के देव के लिए भी बाहरी दुनिया से संपर्क करना मुश्किल था। मेरी आखिरी इच्छा। उधम सिंह की बातें सुनकर आकर्ष के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई, पर यह मुस्कान ठंडी थी। उसमें तिरस्कार का भाव था। मेरी आखिरी इच्छा के बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम अपने बारे में बताओ। कौन हो तुम? खत्री परिवार के मुखिया, उसने उधम सिंह की तरफ देखते हुए पूछा। उधम सिंह के जवाब देने से पहले ही उसका बेटा अजिताभ बीच में बोल पड़ा। आकर्ष, ये मेरे पिता हैं, उधम सिंह, खत्री परिवार के दूसरे मुखिया। और ये मेरे चाचा सुशांत हैं, खत्री परिवार के चौथे मुखिया। आकर्ष ने दोनों अधेड़ पुरुषों को देखा। फिर उसकी निगाह सुशांत पर टिक गई। सुशांत को वह पहचानता था। वर्मा परिवार के नीलामी घर में उसने सुशांत के बारे में सुना था। उधम सिंह, सुशांत, लगता है तुम्हारे परिवार का साहस कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है। शायद तुम लोग यह भूल चुके हो कि तुम यहाँ पर किसकी वजह से जिंदा बचे हुए हो। आकर्ष के पास बैठे आचार्य माणिक ने भारी स्वर में कहा। लेकिन उधम सिंह और सुशांत ने आचार्य माणिक की बात पूरी तरह अनसुनी कर दी। उनकी नजरों में वह केवल आकर्ष का कोई रिश्तेदार था, एक साधारण परम स्तरीय देव जिसे वे आसानी से मार सकते थे। मुझे मारने का इरादा खत्री परिवार का है या तुम दोनों का? आकर्ष ने उधम सिंह की तरफ देखते हुए पूछा। जब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो इसका मतलब है कि पूरा खत्री परिवार यहाँ आ गया, उधम सिंह ने कहा। उधम सिंह को आकर्ष की बातें बिल्कुल भी असामान्य नहीं लगी, लेकिन उसके छोटे भाई सुशांत के चेहरे के भाव अब बदलने लगे थे। जब उसने ध्यान से आकर्ष की ओर देखा तो उसकी आंखों में डर और आश्चर्य का भाव उभर आया। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। अभी अभी उसके पीछे खड़े बूढ़े आदमी ने उसे संदेश भेजकर कुछ बता दिया था। अब सुशांत को भी याद आ गया था कि आकर्ष वही युवक था जो वर्मा परिवार के नीलामी घर में आया था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आश्रम के जिस छात्र को वह मारने की योजना बना रहे हैं, यह वही युवक निकलेगा। उधर अजिताभ की आंखों में कत्ल का भाव चमक रहा था। बहुत हो गया आकर्ष, अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है, उसने गुस्से से भरे स्वर में कहा। आकर्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस चुपचाप अजिताभ को देखा। अचानक उसके पास बैठे आचार्य माणिक बर्फ जैसे ठंडे चेहरे के साथ अपनी जगह से खड़े हो गए।
उसी समय सुशांत ने भी संदेश भेजकर उधम सिंह को आकर्ष की सच्चाई बता दी। सच्चाई सुनकर उधम सिंह का चेहरा भी पीला पड़ गया। सुशांत, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? उधम सिंह ने पूछा। भाई, मुझे पूरा यकीन है। अब हम क्या करें? खत्री परिवार और वह अब कट्टर दुश्मन बन चुके हैं, सुशांत ने कहा। हम बहुत आगे निकल आए हैं। अब कुछ नहीं हो सकता। अगर यह वह युवक है, तब भी आज हमें इसे मारना ही होगा, क्योंकि इसे जिंदा छोड़ दिया तो आगे भविष्य में यह हमारे पूरे परिवार को मार डालेगा। उधम सिंह ने थोड़ा सोचने के बाद गंभीरता के साथ जवाब दिया। लेकिन भाई, अजिताभ के कुछ दोस्त अभी बाहर मौजूद थे। उन्होंने सुशांत ने कुछ कहने की कोशिश की, पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही उधम सिंह ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, तो उन्हें भी मार डालो। यह सुनते ही सुशांत की आंखें सिकुड़ गई। अगर इन सभी योद्धाओं को मार दिया गया तो उनके अधीन रहने वाले परिवार उनसे नाराज हो सकते थे। हो सकता था कि उसके बाद उनके परिवार को नुकसान भी उठाना पड़े। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया गया तो परिवार खत्म हो सकता था। काफी सोच विचार करने के बाद सुशांत ने आखिरकार अपने भाई की बात मान ली। जब उधम सिंह और सुशांत ठंडी नजरों से आकर्ष को देख रहे थे, तभी आचार्य माणिक ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, बहुत बढ़िया खत्री परिवार। एक साधारण राजदेव मंडल की ताकत आज मौर्य गुरुकुल के एक माध्यमिक शिष्य को मारने की हिम्मत कर रहा है। लगता है खत्री परिवार फैसला कर चुका है कि अब उन्हें विनाश की राह पर चलना है। आचार्य माणिक, उसका गुस्सा चरम पर पहुंच चुका था। वह यहाँ पर सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि आचार्य नागभट्ट ने उन्हें आकर्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी और कहा था कि उसे मौर्य गुरुकुल का मुख्य शिष्य बनाने में उनकी मदद करें। लेकिन क्योंकि अभी तक मुख्य शिष्यों की परीक्षा हुई नहीं थी, इसलिए आकर्ष अभी गुरुकुल का सिर्फ माध्यमिक शिष्य था। मौर्य गुरुकुल का माध्यमिक शिष्य? आचार्य माणिक की बात सुनकर उधम सिंह और बाकी लोग स्तब्ध रह गए। लेकिन अजिताभ ने हंसते हुए कहा, यह और मौर्य गुरुकुल का माध्यमिक शिष्य? क्या मजाक है? लेकिन कोई बात नहीं। वैसे भी आज दोनों मरने वाले हो तो जितनी फेंकना चाहते हो फेंको। उसे अभी तक इस बात पर विश्वास नहीं हुआ था कि आकर्ष मौर्य गुरुकुल का माध्यमिक शिष्य भी हो सकता है। अजिताभ, उधम सिंह और सुशांत अब भी आत्मविश्वास से भरे हुए थे। इसके विपरीत वह बूढ़ा आदमी बेचैनी और संदेह से भरा हुआ था। उधम सिंह और सुशांत की योजना सुनने के बाद भी उसका डर कम नहीं हुआ था। वर्मा परिवार की नीलामी घर में उस दिन क्या हुआ था, वह दृश्य अभी भी उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उधम सिंह और सुशांत की तरह उसे आकर्ष की बातों पर शक नहीं था। आखिरकार उसने एक कठिन फैसला लेने का सोचा। आकर्ष के मरने के बाद उसने सोच लिया कि वह खत्री परिवार को छोड़ देगा। गजेंद्र कहाँ है? उसे यहाँ पर बुला। उसकी भी मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती है, और तुम्हारे परिवार का एक छोटा सा चूहा मेरे सामने बोलने की हिम्मत कर रहा है। आचार्य माणिक ने कर्कश आवाज में कहा, तुम इस योग्य नहीं हो कि मेरे भाई आकर तुमसे बात करें। जो बात करनी है मुझसे करो। उधम सिंह ने भी कर्कश आवाज में कहा। अजिताभ, जो उधम सिंह के पीछे खड़ा था, उसने भी अपने पिता के दम पर धमकी देते हुए कहा, अगर तुम दोनों अभी घुटनों के बल बैठकर मुझसे दया की भीख मांग लो तो शायद तुम दोनों आज जिंदा बच सकते हो। हाँ, पर इसके लिए तुम लोगों को जीवन भर मेरा दास बनने की प्रतिज्ञा करनी होगी। यह सुनते ही आचार्य माणिक का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उनके शरीर से भयानक मात्रा में दिव्य ऊर्जा बाहर निकलने लगी। इस भयानक ऊर्जा ने सबसे पहले सुशांत को अपना निशाना बनाया।
उसकी प्रतिक्रिया देने का भी मौका नहीं मिला और सुशांत की खुद की दिव्य ऊर्जा एक ही पल में निरस्त हो गई। ऐसी भयानक ऊर्जा को महसूस करते ही सुशांत का चेहरा पीला पड़ गया। उसका बड़ा भाई गजेंद्र, जो खत्री परिवार का प्रमुख था, उसके पास भी इतनी शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, गजेंद्र राजदेव मंडल के मध्य स्तर का देव था। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो तुम एक राजदेव मंडल के परम स्तर के देव हो। सुशांत और उधम सिंह दोनों का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला बूढ़ा अपनी असली शक्ति छिपाकर बैठा होगा। वाह वाह वरिष्ठ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। कृपया कृपया उसे दिल पर मत लीजिए, सुशांत ने कांपती हुई आवाज में कहा। मजाक? क्या तुम मुझे कोई 3 साल का छोटा बच्चा समझ रहे हो जो तुम्हारी इस बात पर विश्वास कर लेगा? आचार्य माणिक ने गरजते हुए पूछा। सुशांत कांप उठा। उसे समझ आ गया कि अब उसका क्या हाल होने वाला है। वह उधम सिंह की ओर मुड़ा और भावुक होते हुए कहा, भाई मुझे बचाओ। स्वाभाविक रूप से सुशांत जानता था कि उधम सिंह के लिए उसे बचाना लगभग असंभव था, लेकिन जिस तरह से डूबता हुआ इंसान किसी तिनके को पकड़ने की कोशिश करता है, वैसे ही उसने सहज रूप से उधम सिंह से सहायता मांगी। उधर अजिताभ की हालत भी खराब हो चुकी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया, शरीर कांपने लगा। स्थिति की गंभीरता समझते ही उसकी टांगों ने जवाब दे दिया और वह धम्म से जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही देर बाद हवा में पेशाब की बदबू फैल गई। अजिताभ एक शक्तिशाली परिवार का सदस्य जरूर था, लेकिन बहुत ज्यादा डरपोक था। हिम्मत का उसके अंदर एक छोटा सा अंश भी नहीं था। अभी तक वह जो धमकी दे रहा था, वह भी अपने पिता और चाचा के दम पर दे रहा था। वह कितना डरपोक था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि जब आकर्ष ने उसे उसके घर से बाहर निकाला था तो उसने एक निम्न श्रेणी के घर में भी प्रवेश करने के लिए किसी को चुनौती नहीं दी थी। इस समय उसे खुद पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वह खुद को थप्पड़ मार लेना चाहता था। अभी कुछ समय पहले उसने एक राजदेव मंडल के परम स्तर के देव का मजाक उड़ाया था और उसे धमकी भी दी थी। इधर उधम सिंह के चेहरे का रंग भी उड़ चुका था। अचानक से उसे कुछ याद आया। उसने तुरंत हाथ जोड़कर आचार्य माणिक से सम्मानपूर्वक पूछा, वरिष्ठ, क्या आप मौर्य गुरुकुल के एल्डर माणिक हैं? उधम सिंह ने एल्डर माणिक के बारे में सुन रखा था, पर कभी उन्हें करीब से नहीं देखा था, इस वजह से उसे पहचानने में इतना समय लग गया। सवाल पूछने के साथ ही उधम सिंह ने अपने बड़े भाई गजेंद्र के पास संदेश भेजा और उसे सारी स्थिति बता दी। उसने देवजाल भी हटा दिए थे। इधर अपने परिवार के महल में गजेंद्र ने जब उधम सिंह का संदेश सुना तो उसके हाथ पांव भी ठंडे पड़ गए। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उधम सिंह, सुशांत और अजिताभ जैसे लोग आचार्य माणिक जैसे व्यक्ति को नाराज कर बैठेंगे। उसने समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत अपने परिवार के वरिष्ठ एल्डर से संपर्क किया। पूरे खत्री परिवार में अब केवल वही थे जो आचार्य माणिक से बात करने की क्षमता रखते थे। इधर खत्री परिवार की भोजनशाला में एल्डर माणिक, हम आपको पहचान नहीं पाए और हमने आपका अपमान किया। कृपया हमारी अज्ञानता को क्षमा करें और हमारे वरिष्ठ एल्डर के नाम पर एक बार हमें जीवनदान दे दे, उधम सिंह ने पूरी ईमानदारी से कहा। लेकिन आचार्य माणिक ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उनकी नजर कमरे में मौजूद सभी लोगों पर घूमी। उसी समय उनकी दिव्य ऊर्जा छोटे से कमरे में उग्रता से फैलने लगी।
दो परम स्तरीय देवों ने मिलकर उनका अपमान किया था। इसलिए उन्हें यह समझाने की जरूरत थी कि उन देवों का स्थान क्या था। एल्डर माणिक, कृपया हमें छोड़ दीजिए। आचार्य माणिक को इतने गुस्से में देखकर सुशांत चीख पड़ा। उधर आकर्ष अब भी मेज पर बैठा हुआ था। उसकी नजर सामने घट रही घटनाओं पर थी, परंतु चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा था उसके जिम्मेदार वो खुद थे। वह आचार्य माणिक के स्वभाव से परिचित था, इसलिए उसे पता था कि आज वाले इस मामले के बाद आचार्य माणिक पूरे खत्री परिवार को खत्म नहीं करेंगे। वह सिर्फ उन्हीं को खत्म करेंगे जिन्होंने उनका अपमान किया है। लेकिन वह सबको खत्म करना चाहता था, और इसके लिए वो किसी और की ताकत का प्रयोग नहीं कर सकता था। नोट: एक जरूरी सूचना। आज कुछ तकनीकी व्यक्तिगत कारणों से केवल एक छोटा वीडियो ही अपलोड किया जाएगा। शाम के दोनों अध्याय नहीं आ पाएंगे। इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। असुविधा के लिए खेद है, और आपके सहयोग व समझदारी के लिए